नववीं सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा के अंदर हम फरवरी क्रांति के बाद में रूस के अंदर क्या परिस्थितियां थी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि पिछली कक्षा के अंदर हमने रूस के शहर पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति यानी रूस का जो शहर है पेट्रोग्राद उसमें फरवरी महीने में जो क्रांति हुई थी जिसको हम कहते हैं पेट्रोग्राद की फरवरी क्रांति, उस क्रांति में किस प्रकार पेट्रोग्राद शहर नेवी नदी के द्वारा दो भागों में बटा हुआ था, एक बाईं तरफ और एक दाईं तरफ। ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, जिसमें दाईं तरफ तो जो मजदूर थे, जो जनता थी, उनके घर थे, ठीक है ना, और साथ में फैक्ट्रियां थी, कारखाने थे, और नेवी नदी के बाईं तरफ सरकारी इमारतें थी, जो अमीर वर्ग के लोग थे, रिहायशी इलाके थे, ठीक है ना, और ड्यूमा संसद थी और भी बहुत सारे सरकारी भवन थे। यानी एक प्रकार से शहर नदी के द्वारा दो भागों में बटा हुआ था। फिर उसके बाद में किस प्रकार से दाईं तरफ नदी के जो जनता रहती थी और वहां के मजदूरों ने किस प्रकार अपने अधिकारों की मांग के लिए, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग के लिए आंदोलन किए, हड़ताल किए, और उसके बाद में किस प्रकार जो रूस के राजा थे उन्होंने अपनी गद्दी 2 मार्च को छोड़ दी। और उसके बाद में पेट्रोग्राद की फरवरी क्रांति का परिणाम ये हुआ कि रूस के राजा के गद्दी छोड़ने के बाद में वहां पर अंतरिम सरकार यानी अस्थायी रूप से जनता की लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई। तो आज की कक्षा में हम इसी के आगे की जो बातें हैं वो इस बिंदु में देखने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं कि फरवरी क्रांति के बाद रूस के पेट्रोग्राद शहर में क्या परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम देख रहे हैं कि पहला जो हमारा बिंदु है अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार जब पेट्रोग्राद की फरवरी क्रांति के बाद में रूस के पेट्रोग्राद शहर में स्थापित हो गई थी, अंतरिम सरकार यानी अस्थायी तौर पे लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो चुकी थी पेट्रोग्राद में। इस अंतरिम सरकार के अंदर जो सैनिक अधिकारी थे वो और जो भूस्वामी, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सैनिक अधिकारी जो थे यानी सेना के बड़े अधिकारी, या हम कह सकते हैं सेना के सर्वोच्च कमांडर, ठीक है ना, जिनके पास में सेना के संचालन का अधिकार था, ये सैनिक अधिकारी जो थे ये अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे, अपनी मनमानी कर रहे थे, और अपने जो जनता के प्रति जो कर्तव्य थे, जो दायित्व थे, उनका पालन नहीं कर रहे थे और अपनी मनमानी करते हुए अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे, अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे, जिससे जनता परेशान थी। भूस्वामी की बात करें तो जो भूस्वामी थे, जो अंतरिम सरकार बन गई थी, लेकिन इन्होंने भी अपने धन का, अपनी संपत्ति का और उसका प्रयोग करते हुए जो गरीब लोग थे, जो किसान वर्ग के लोग थे, उनकी बहुत सारी भूमि को हथिया लिया था और भूस्वामियों का समाज के अंदर धीरे धीरे प्रभाव बढ़ रहा था। बात करते हैं उद्योगपति की, तो जो उद्योगपति थे तो उद्योगपति मजदूरों को उनका अधिकार तो देते थे, लेकिन कभी कभी वह भी अपने धन का और अपने आर्थिक संपन्नता का प्रयोग करते थे और वो मजदूरों के साथ में गलत व्यवहार करते थे। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से अंतरिम सरकार की रूस में स्थापना हो गई थी और राजा ने अपनी गद्दी को 2 मार्च को छोड़ दिया था अपने सैनिक कमांडर के द्वारा सलाह देने पर। और उसके बाद में रूस में जो सैनिक अधिकारी थे, भूस्वामी थे, उद्योगपति थे, उनका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण से आम जनता सैनिक अधिकारियों से, जो भूस्वामी थे, जो भूमि का अधिग्रहण करते थे या गरीब व्यक्ति से भूमि को छीन लेते थे, उद्योगपति थे, वह भी अपने लाभ के लिए और अपने धन को बढ़ाने के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए लगातार राजनीतिक क्षेत्र में और मजदूरों के साथ में भी अपना
जो व्यवहार है वह सही नहीं कर रहे थे, ठीक है ना, जिसके कारण से आम जनता इन तीनों से परेशान थी। यानी इनका समाज के अंदर धीरे धीरे प्रभाव बढ़ता जा रहा था। यानी जनता ने जिस अंतरिम सरकार की स्थापना की थी और अंतरिम सरकार की स्थापना के बाद में उनको लगा था कि उन्हें सारे लोकतांत्रिक अधिकार मिलेंगे, लेकिन वो सारे अधिकार नहीं मिले, बल्कि ये जो लोग थे इनका राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में धीरे धीरे प्रभाव बढ़ता गया और इनके प्रभाव बढ़ने से जो आम लोग थे वो काफी परेशान थे। अगला बिंदु हमारा जो है उदारवादी व समाजवादी। तो हम बात करते हैं उदारवादियों की। तो हम जानते हैं कि हमने पिछली कक्षाओं में इस के बारे में समझा भी था कि उदारवादी जो है ये ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि व्यक्ति स्वतंत्र हो और व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उसको अपना सर्वांगीण विकास करने की पूरी स्वतंत्रता हो। उसका जो जीवन है वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो, उसमें राज्य का, सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो। ऐसी सोच जो है ये उदारवादियों की है। लेकिन इनका जो थोड़ा सा झुकाव यानी जो सपोर्ट है वो जो संपन्न वर्ग है उसकी तरफ ज्यादा है। ये जो गरीब वर्ग है उसकी तरफ मतलब ना इनका झुकाव नहीं है या उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचते। इसके बाद जो समाजवादी हैं, तो समाजवादी वे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि समाज के प्रत्येक वर्ग का आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से कल्याण होना चाहिए। समाज के प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक जाति वर्ग के व्यक्ति का विकास होना चाहिए, ये उसके बारे में सोचते हैं। और समाज के अंदर सभी को समानता का व्यवहार हो, सभी को समान अधिकार मिले, ये उसके बारे में सोचते हैं। इस प्रकार उदारवादी और समाजवादी ये विचारधारा है और इसको मानने वाले जो लोग हैं वो इस समूह के माने जाते हैं। तो ये जो दोनों समूह के लोग हैं, उदारवादी और समाजवादी समूह के जो लोग हैं, ये कहते हैं कि निर्वाचित सरकार का गठन हो, यानी ये निर्वाचित सरकार का गठन जो है ये चाहते हैं। यानी इनका कहना है कि जल्दी से जल्दी रूस के अंदर एक ऐसी सरकार का निर्माण हो, उसका गठन हो जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार हो, जिसमें आम जनता के मतदान के द्वारा जो है ये सरकार को चुना जाए और वो जनता के कल्याण के लिए और जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को जनता को देने के लिए कार्य करे, जनता के विकास के लिए कार्य करे, राष्ट्र के हित में कार्य करे। एक ऐसी निर्वाचित सरकार का गठन हो, ये एक प्रकार से उदारवादी व समाजवादी समूह के लोग चाहते थे, क्योंकि अभी तक एक अंतरिम सरकार जो है उसकी स्थापना हुई थी, एक स्थायी सरकार की स्थापना नहीं हुई थी। अगला जो बिंदु है वो कहता है कि अंतरिम सरकार, यानी जो अंतरिम सरकार बनी थी उसके द्वारा जनसभा करने, यानी कि जो लोग हैं वो जनसभा कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम जानते हैं कि जब राजा का शासन था, जब जार का शासन था, तो उस समय जनसभा करने की अनुमति नहीं थी। लोग एक जगह इकट्ठे होके भाषण नहीं दे सकते थे, सभा नहीं कर सकते थे, संगठन नहीं बना सकते थे। लेकिन जब राजा ने अपनी गद्दी छोड़ दी और अंतरिम सरकार की स्थापना हुई, यानी लोकतांत्रिक सरकार की शुरुआत हुई, लोगों को अधिकार मिलने लगे, तब जनसभा करने की लोगों को अनुमति मिल गई। लोग संगठन भी बना सकते थे, यानी अपने सामाजिक संकट एक प्रकार से अपने सामाजिक संगठन बना सकते थे, राजनीतिक संगठन बना सकते थे, यानी लोगों को अपने संगठन बनाने की अनुमति मिल गई थी। यानी धीरे धीरे लोगों को अधिकार मिल रहे थे और जो इनके ऊपर पाबंदी थी वो अंतरिम सरकार के द्वारा हटा ली गई थी। तो इस प्रकार अंतरिम सरकार के द्वारा यह निर्णय लेने पर लोगों को धीरे धीरे अधिकार भी मिल रहे थे। लेकिन अधिकारों के मिलने के साथ साथ में लोग इन सैनिक अधिकारियों से, भूस्वामी से और अन्य उद्योगपति जो प्रभावशाली समाज के लोग थे, इनसे भी थोड़े परेशान थे, क्योंकि इनका प्रभाव बढ़ता जा रहा था। ये अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते थे। तो इस प्रकार ये जो बिंदु है हमें फरवरी क्रांति के बाद की परिस्थितियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अब हम इसके बाद में आगे के बिंदु के ऊपर नजर डालते हैं। निर्वाचन, यानी कि जब सरकार का निर्वाचन होगा, जनता के द्वारा सरकार चुनी जाएगी, तो उसका तरीका क्या होगा, किस तरीके से चुनी जाएगी। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि निर्वाचन का तरीका सब जगह
एक जैसा होना चाहिए। लेकिन वास्तव में क्या था कि जब निर्वाचन होता था या सरकार को चुनने का समय आता था तो निर्वाचन का तरीका एक जैसा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो आम जनता थी, आम जनता में सभी को एक समान अधिकार नहीं थे। कि अगर आम जनता में जो संपन्न व्यक्ति था, धनवान व्यक्ति था, या हम कह सकते मध्यम वर्गीय शिक्षित व्यक्ति था, या जिसका थोड़ा सा समाज में प्रभाव था, उसको मतदान का अधिकार था और वयस्क मतदान का नियम बनाया गया था, ठीक है ना। लेकिन सभी को मतदान का अधिकार हो, चाहे वो कितना भी गरीब हो, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। या मतदान का अधिकार था तो मतलब कितना अधिकार था, तो उसमें एक प्रकार से समानता नहीं थी, असमानता थी। तो हम कह सकते हैं कि निर्वाचन का जो तरीका था वह एक समान नहीं था। आम जनता को निर्वाचन में समान अधिकार नहीं था, मतदान का समान अधिकार नहीं था। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या थी। यह समस्या का समाधान पूरी तरह से नहीं हुआ था। पेट्रोग्राद सोवियत की बात करें तो यहाँ पे पेट्रोग्राद सोवियत जो है वो सभी जगह थी। यानी हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि सोवियत यानी कि परिषद की स्थापना हो चुकी थी। सोवियत जो है एक रूस के पेट्रोग्राद शहर के स्थानीय लोगों का संगठन है, एक सामाजिक संगठन है, स्थानीय लोगों का संगठन है रूस के पेट्रोग्राद शहर का, इसलिए इसको कहते हैं पेट्रोग्राद सोवियत। और इस संस्था के जो लोग हैं वो सभी जगह थे, यानी इस सोवियत संस्था के जो लोग हैं वो समाज में सभी जगह मौजूद थे और धीरे धीरे सोवियत जो है वो सभी जगह फैल गया था। और इस सोवियत विचारधारा को मानने वाले लोग जो हैं वो समाज में या प्रत्येक शहर में मौजूद थे, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं कि सोवियत संस्था हर जगह मौजूद थी। इसके बाद अप्रैल 1917 की बात करते हैं। अप्रैल 1917 में बोल्शेविक के निर्वासित नेता, बोल्शेविक जो है एक राजनीतिक पार्टी है या राजनीतिक संगठन कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं बोल्शेविक संगठन यानी राजनीतिक संगठन। और अप्रैल 1917 में बोल्शेविक के जो नेता थे, निर्वासित नेता यानी जो बोल्शेविक के जो नेता थे, सबसे बड़े नेता, उनको रूस से निकाल दिया था, ठीक है ना। रूस से इसलिए निकाल दिया था क्योंकि उस समय राजा का शासन था और राजा जो है वो नहीं चाहता था कि उनका विरोध करने वाला कोई ऐसा नेता समाज के अंदर हो जिसके कारण से उनकी गद्दी चली जाए, उनका शासन चला जाए। इसलिए उन्होंने बोल्शेविक के नेता जो थे उनको रूस से निकाल दिया था। तो बोल्शेविक का जो निर्वासित नेता था वो कौन था? व्लादिमीर लेनिन। और व्लादिमीर लेनिन जो था वो वापस रूस में लौट आया था। तो रूस में क्यों लौट आया? क्योंकि अब रूस के अंदर अंतरिम सरकार की स्थापना हो चुकी थी और राजा की गद्दी जा चुकी थी, इसलिए व्लादिमीर लेनिन जो है रूस वापस लौट आया। यानी बोल्शेविक राजनीतिक संगठन का जो नेता था व्लादिमीर लेनिन वो वापस आया और उसके वापस आने से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काफी परिवर्तन आया। अगला बिंदु हमारा कहता है कि लेनिन जो था यानी व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक का नेता, इसके नेतृत्व में बोल्शेविक संगठन ने 1914 के प्रथम विश्व युद्ध का विरोध किया था। यानी वो नहीं चाहता था कि प्रथम विश्व युद्ध का रूस समर्थन करे और रूस की जो सेना है, राजा की जो सेना है, वो इस विश्व युद्ध का समर्थन करे और इसमें भाग ले। इसलिए कि लेनिन का मानना था कि हमें प्रथम विश्व युद्ध में भाग नहीं लेना चाहिए, हमें इसका समर्थन नहीं करना चाहिए, इससे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से हमारे राष्ट्र को काफी हानि होगी और हमें इसका समर्थन नहीं करना चाहिए। क्योंकि लेनिन का मानना था कि हमें राष्ट्र के विकास और हमें लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए लेनिन के नेतृत्व में जो बोल्शेविक पार्टी थी या राजनीतिक पार्टी थी, इसने 1914 के प्रथम विश्व युद्ध का विरोध किया था और इस कारण से भी राजा इससे नाराज थे। तो यह लेनिन की विचारधारा थी, लेनिन की पार्टी की विचारधारा थी। उस समय लेनिन की 3 मांगे। लेनिन जब वापस रूस में लौट आया तो रूस में लौट आने के बाद में उसने जनता के सामने एक बात रखी और उसने कहा कि मैं
एक 3 मांगे रखता हूं जो आवश्यक है। और वो लेनिन की 3 मांगे कौन सी है? पहला है कि युद्ध समाप्त हो, ठीक है ना, यानी वो कह रहा है कि अभी तक प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, 1914 से शुरू हुआ था और 1917 में ये फरवरी की क्रांति हुई थी पेट्रोग्राद शहर में, और जो प्रथम विश्व युद्ध है वो 1919 तक चला था। तो अभी भी वो युद्ध चल रहा था, तो लेनिन ने वापस आकर कहा कि युद्ध अब समाप्त हो जाना चाहिए, काफी सालों से या लंबे समय से चल रहा है जिससे राष्ट्र को नुकसान हो रहा है, इसलिए युद्ध समाप्त हो। दूसरी उसकी मांग थी कि जमीन किसानों को सौंप दी जाए, यानी जो जमीनें किसानों से राजा के शासन के समय छीन ली गई है उन जमीनों को किसानों को लौटा दिया जाना चाहिए, ताकि किसान उसके ऊपर खेती कर सके और राष्ट्र की आर्थिक स्थिति ठीक हो सके और किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक हो सके और एक प्रकार से राष्ट्र में अर्थव्यवस्था का विकास हो सके, लोगों को रोजगार मिल सके। तो जमीन जो है वो किसानों को लौटा दी जानी चाहिए। तीसरी जो लेनिन की मांग थी कि जितनी भी बैंकें हैं, यानी हमारे देश में जितनी बैंकें हैं उनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। राष्ट्रीयकरण से यहाँ पर तात्पर्य है कि जो बैंकें हैं उनके ऊपर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, ताकि जो बैंकें हैं उन बैंकों का लाभ जो है आम जनता को मिल सके, आम जनता को भी बैंकों के द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके और जो सरकारी योजना है उसके माध्यम से आम जनता को लाभ हो सके। इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, जिससे कि समान अर्थव्यवस्था लागू हो सके और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के माध्यम से देश में अर्थव्यवस्था का विकास हो सके और समाज के प्रत्येक वर्ग को उसका लाभ मिल सके। तो ये 3 मांगे जो थी यह लेनिन ने शासन के सामने, जनता के सामने रखी थी। अब हम आगे देखते हैं कि लेनिन की जो ये 3 मांगे थी, इन 3 मांगों को जो है अप्रैल थीसिस कहते थे। यानी अप्रैल थीसिस, एक प्रश्न बनता है कि अप्रैल थीसिस क्या है? लेनिन की 3 मांगे हैं, युद्ध समाप्त हो, जमीन किसानों को सौंप दी जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, जिसको कहते हैं अप्रैल थीसिस, ठीक है ना। ये परीक्षा में भी प्रश्न आता है, तो इसको कहते हैं लेनिन का अप्रैल थीसिस, ठीक है ना। प्रश्न आता है अप्रैल थीसिस क्या है, तो ये इसका उत्तर होगा, ठीक है। अगला जो हमारा बिंदु है वो भी कहता है कि लेनिन ने कहा रेडिकल, रेडिकल से मतलब है लोकतंत्रवादी समूह। हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि रेडिकल, उदारवादी, ठीक है ना, और समाजवादी, ये सब विचारधारा हैं और इस विचारधारा को मानने वाले लोग उदारवादी समूह, समाजवादी समूह, रेडिकल समूह के लोग कहलाते हैं। तो रेडिकल का हिंदी में अर्थ है लोकतंत्रवादी विचारधारा के लोग या लोकतंत्रवादी समूह। तो लेनिन ने कहा कि हमें रेडिकल यानी लोकतंत्रवादी उद्देश्य को प्राप्त करना है। तो इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें एक काम और करना होगा और वो है बोल्शेविक जो पार्टी है, हमारी जो राजनीतिक पार्टी है जिसका नाम है बोल्शेविक, उसका नाम बदलकर हमें कम्युनिस्ट पार्टी रखना चाहिए। यानी उसने कहा कि हमें अपनी पार्टी का नाम बदलना है और उसका नाम बदल के रखना चाहिए कम्युनिस्ट पार्टी। और कम्युनिस्ट पार्टी यानी साम्यवादी विचारधारा को मानने वाली पार्टी। और साम्यवादी विचारधारा का मतलब है कि समाज के अंदर जो निम्न वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उनको आर्थिक अधिकार मिल सके, उनको राजनीतिक अधिकार मिल सके, उनको सामाजिक अधिकार मिल सके, या हम शॉर्ट में कहें तो उनको वो सारे अधिकार मिले जो अमीरों को, नेताओं को और शक्तिशाली लोगों को मिले हुए हैं। तो वो सारे अधिकार आम जनता को, मजदूरों को, किसानों को मिल सके। इसलिए उसने कहा कि हमें लोकतंत्रवादी यानी रेडिकल उद्देश्य को प्राप्त करना है। तो सबसे पहला काम करना है कि अपनी पार्टी का नाम बदलकर हमें कम्युनिस्ट पार्टी यानी साम्यवादी पार्टी रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारा अंतिम बिंदु है, इसके बारे में बात करेंगे। बोल्शेविक पार्टी में कुछ लोग जो है अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर हैरान हो गए। यानी ये जो बोल्शेविक पार्टी है ये लेनिन की पार्टी है, लेनिन इसके नेता थे, लेकिन इस पार्टी में कुछ लोग ऐसे थे जो लेनिन की जो सोच थी
जिसको हम कहते हैं अप्रैल थीसिस, यानी लेनिन ने जो 3 मांगे रखी थी जिसको अप्रैल थीसिस कहते हैं, इन 3 मांगों के बारे में इस पार्टी के अंदर कुछ लोग थे, वो जानकर हैरान थे कि ये 3 मांगे सही नहीं है, उचित नहीं है और ये नहीं रखनी चाहिए। इसकी जगह जो अंतरिम सरकार है उसका हमें समर्थन करना चाहिए, यानी अंतरिम सरकार जो कार्य कर रही है हमें उसका समर्थन करना चाहिए। लेनिन की जो ये मांगे हैं ये मांगे उचित नहीं है। लेकिन बोल्शेविक पार्टी के जो ये कुछ लोग थे जो विरोध कर रहे थे, बाद में धीरे धीरे ये कुछ महीनों के बाद में या कुछ समय के बाद में उनको समझ में आ गया कि लेनिन की जो ये 3 मांगे थी, ये 3 मांगे एकदम सही है और लोकतंत्र के लिए ये आवश्यक है। इसलिए बाद में ये जो लोग थे जो विरोध कर रहे थे, उन्होंने बाद में अप्रैल थीसिस का समर्थन करना शुरू कर दिया और इस प्रकार लेनिन की जो ये अप्रैल थीसिस की विचारधारा थी, इसका समर्थन कुछ लोगों ने जो बाद में विरोध किया था उन्होंने समर्थन करना शुरू कर दिया कि हम अप्रैल थीसिस का समर्थन करते हैं। इस प्रकार हमने आज की कक्षा में देखा कि किस प्रकार से फरवरी की क्रांति,